हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक थी उसके जितने भी चैप्टर्स थे उनके महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण प्रश्न की एक सोलो वीडियो आएगी, तो ये वही वीडियो है। वीडियो कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना आज की। तो जितने भी मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर कवर करा दिए उन सभी में मैंने लास्ट में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ उनके विद आंसर्स के साथ। तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के जो ऑलमोस्ट हैं इसी वीडियो के जरिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर है इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड है। मोस्टली पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो आइए, और जो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियो को ना देखा हो, चैप्टर से रिलेटेड जितनी वीडियो हैं, आज के वीडियो में मैं ऑल चैप्टर जितने भी पॉलिटिकल साइंस के आपके चैप्टर हैं उन सभी को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो आइए चैप्टर को आगे वीडियो को शुरू करते हैं, वक्त को ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहले स्वतंत्रता क्या होती है, आइए समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। स्वतंत्रता स्वतंत्रता को अगर सामान्य रूप से परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं जहाँ मानव किसी भी प्रकार के बंधनों का एहसास ना करे, वो आपके लिए स्वतंत्रता कहलाती है। नेक्स्ट, जहाँ मनुष्य अपनी स्वच्छंद इच्छा के अनुरूप कार्य कर सके। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है, पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। पेपर में जो स्वतंत्रता वाला आपका जो चैप्टर आ रहा है उससे रिलेटेड मतलब बहुत ही ईजिली क्वेश्चन है। हर बार 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता वाले क्वेश्चन की व्याख्या करो, उस पर टिप्पणी करो या उससे क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के आना। जहाँ मनुष्य अपनी स्वच्छंद इच्छा के अनुरूप कार्य कर सके। नेक्स्ट, स्वतंत्रता व्यक्ति और अर्थव्यवस्था के विकास की एक राह है अगर स्वतंत्रता का सही रूप से इस्तेमाल किया जाए। अब स्वतंत्रता का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो हमारे भारतीय सेनानी थे, जो भी जितने भी हमारे भारतीय सेनानी रह चुके, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने जिन्होंने देश के लिए कुर्बान हो गए, तो वो स्वतंत्र सेनानी, हम उन्हें स्वतंत्रता सेनानी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे भारत को आज़ादी दिलवाई। वो आज़ाद भारत के सेनानी थे। मतलब उस वक्त नहीं थे, लेकिन उनका सपना ये था कि एक दिन अपना सपना आज़ाद भारत। तो इसीलिए उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा उनका समर्थन रहा है, पूरा सहयोग रहा है, इसीलिए उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। स्वतंत्रता से बेसिकली यही मीनिंग है कि आपकी फ्रीडम, आपकी लिबर्टी ही आपकी स्वतंत्रता है। आपकी छूट, आपकी आज़ादी ही आपकी स्वतंत्रता है। बिल्कुल सिंपल कंटेंट है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के आयाम। ये भी क्वेश्चन मोस्टली पेपर में पूछ लिया आता है। आइए इसको भी समझते हैं। स्वतंत्रता के 2 आयाम हैं। स्वतंत्रता के आयाम का अर्थ होता है कि हमें स्वतंत्रता कितने पहलुओं में मिली है और कितने प्रकारों में मिली है, उसे हम स्वतंत्रता के आयाम कहते हैं। जैसे सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, मानसिक एवं राजनीतिक रूप से मिली हुई स्वतंत्रता। फिलहाल जो आपका सिलेबस है और चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में ही पढ़ना है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। जो चैप्टर में आपके क्वेश्चन आएगा इन्हीं स्वतंत्रताओं से रिलेटेड आएगा, दोनों से। बहुत बार चैप्टर में पेपर में पूछ लिया आता है, एग्जाम में पूछ लिया आता है कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में डिफरेंस बताइए, उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता आपको 2 पढ़नी है। नेक्स्ट, आइए इनको डीपली समझते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है, ताकि आप इजीली इनमें डिफरेंस जान सके। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है? सकारात्मक स्वतंत्रता का बेसिकली अर्थ होता है कि जहाँ आपको कुछ नियम और कानूनों का पालन करना होता है, जैसे कि व्यवस्था, जहाँ मनुष्य कुछ नियमों और कानूनों के अंतर्गत रहकर विकास करे, वो आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता रहती है। मतलब कुछ नियम पॉलिसीज होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? सकारात्मक स्वतंत्रता में नियम पॉलिसीज सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से हो सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि जहाँ मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता को लेकर किसी भी तरह का समझौता ना करना पड़े। जैसे जहाँ मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता में किसी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव ना हो। और नकारात्मक नेगेटिव फ्रीडम क्या होगी आपकी? नकारात्मक कि आपको अपने मन मर्जी, अपने अनुसार कार्य करने की अनुमति होना आपके लिए नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े आपको कि हाँ आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी फ्रीडम होगी, आपका फैसला होगा कि आपको किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है। वो आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य किन किन उपायों से स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। अब स्वतंत्रता बनी है तो मनुष्य के लिए बनी है, तो मनुष्य को स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी पड़ेगी। अगर मनुष्य स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेगा तो कुछ ऐसे भी समाज में लोग रहते हैं जो स्वतंत्रता गलत इस्तेमाल करेंगे, उसका गलत उपयोग करेंगे। तो स्वतंत्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की है। अब जिसके लिए चीज़ बनाई गई है उसका फर्ज बनता है कि उसका ध्यान रखें। आइए इसको समझते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन मोस्टली पूछ ले आता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सही करके, बिल्कुल मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग ना करते हुए। मौलिक अधिकार जो आपके स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक, शैक्षणिक, ये जो आपने अधिकार पढ़े थे पिछली कक्षाओं में, मौलिक अधिकार, उनका दुरुपयोग ना करना। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करके, कानून व्यवस्था को उलझन ना करना। कानून व्यवस्था जो अव्यवस्थित हो रखी है पूरी व्यवस्था, उसको सुदृढ़ करके स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके, शक्तियों को ऐसा ना हो किसी को भी ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाए। मतलब कोई एक जो कोई मान लीजिए पार्टी ए, पार्टी ए को बहुत पावरफुल बना दिया जाए, पार्टी बी को कुछ भी शक्तियाँ ना दी जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब कह सकते हैं आप थोड़ा सा स्पेशल पावर उसे दे सकते हैं, बट उस लेवल तक की नहीं। इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी जरूरी है। जागरूकता और जनमत को फैलाकर, जागरूकता और जनमत से आप समझते होंगे, जागरूकता, अवेयरनेस फैलाकर, जनमत को फैलाकर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, समानता क्या है एवं उसका अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके समानता वाला जो चैप्टर है उससे बहुतली मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछ ले आते हैं कि समानता क्या होती है और उसका अर्थ क्या है। आइए समझते हैं। समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। बिल्कुल, मौलिक अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है समानता का अधिकार। आज भी भारत इसमें पिछड़ा हुआ है हमारा, कि सबको समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं। समानता का हमारे भारत में अभाव है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं। यही धारणा सार्वभौमिक मानव अधिकार की जनक है, जो समानता कहलाती है। बिल्कुल, आइए इसको समझते हैं। कभी भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया 3 नंबर में, 4 नंबर में, आप इसको रीड कर कर ऐसे ही लिख कर आए थे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आई गारंटीड यू। समाज में लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, पहनावे, संस्कृति आदि में किसी प्रकार का भेदभाव ना करना ही समानता कहलाता है। किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए आपके साथ, वो आपके लिए समानता कहलाती है। समाज में हर व्यक्ति के साथ एकजुट की भावना और प्रेम के साथ रहना ही समानता कहलाती है। बिल्कुल, किसी के साथ भी धन को लेकर, गरीबों चाहे अमीरों, धन को लेकर, संपत्ति को लेकर भेदभाव ना करना ही समानता कहलाती है। समाज में सभी को एक समान रूप से देखना और उनको अवसर प्रदान करना ही समानता कहलाती है, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो या सरकार की तरफ से। सरकार कोई भी कदम उठाती है, कोई भी पहल करती है, कोई भी नियम कानून निकालती है, कोई भी अधिकार निकालती है, नए प्रोजेक्ट योजना को लॉन्च करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीरों के लिए हो या सिर्फ गरीबों के लिए हो। ऐसा नहीं है। रोटी अनाज सबके लिए ही जरूरी है, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य, चाहे कोई भी हो। अनाज सबके लिए, ऐसा तो नहीं ना गरीब को भूख नहीं लगती, अमीर को भूख नहीं लगती, सबको लगती है ना, बराबर खाना खाते हैं सब। सबका खान पान के तरीके अलग हो, डिशेस अलग हो, बट भूख तो सभी को लगती है। खाना तो सबके लिए, अनाज तो सबके लिए जरूरी है ना। तो इक्वलिटी जरूरी है। ऐसा ना हो अनाज सिर्फ एक तरह पार्टी ए को दे दिया जाए, पार्टी बी को कुछ भी ना दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो समानता बहुत जरूरी है। जैसे हमारे भारत के जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे, उनके आपसी बीच में किसी प्रकार की ऊंच नीच, बिल्कुल ये एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है आपके समझने के लिए, कि जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे ना, उनके बीच में किसी प्रकार की ना ऊंच नीच नहीं थी, जात पात भेदभाव नहीं था, बिल्कुल भी किसी प्रकार का हमें जात पात भेदभाव को नहीं देखने को मिलता था, जिसके कारण समानता की जो एक डोर थी ना, एक मजबूती थी ना, वो बंधी हुई थी। लेकिन आजकल के टाइम में देखा है समानता का खनन एकदम अभाव होता जा रहा है, समानता रह ही नहीं गई है। मतलब कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है, कोई समानता नहीं रह गई है। सब कहते हैं मैं, मतलब एक एटीट्यूड पर्सन है, एक एटीट्यूड आ चुका है सब में, है नो। तो कुछ होते हैं ना समाज में, मतलब रहने वाले लोग, मतलब समानता मतलब को है ही नहीं, मतलब उन लोगों के कारण बिल्कुल समानता का अभाव हो रखा है। तो ऊंच नीच या भेदभाव की भावना नहीं थी, उसे ही हम समानता कहेंगे। मतलब स्वतंत्र सेनानी थे, अगर सपोज दैट अगर उनमें भी अगर समानता नहीं होती, वो कहते हैं मैं तो इस जाति का हूँ, तुम तो अछूत हो, तुम तो ये हो,
तुम तो छोटी जाति के हो, तो क्या हमारा देश कभी आज़ाद हो पाता? नहीं होता, कभी भी नहीं हो पाता। तो समानता का बहुत बड़ा हाथ है देश को आज़ाद कराने में। तो समानता बहुत एक समानता आपकी इंसानियत का धर्म के रूप में देखी जाती है कि जहाँ आप कोई धर्म नहीं, कोई जात पात नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते आप उस काम को अंजाम दे रहे हो। समानता का सबसे बड़ा उदाहरण। नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। समानता के आयाम कौन कौन से हैं? समानता के आयाम का अर्थ है कि मानव की जो समानता उसको कितने प्रकारों में, कितने प्रारूपों में बांटी गई है या मिली है, उसे हम समानता के आयाम कहेंगे। जैसे राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता व सामाजिक समानता। आइए इनको समझते हैं थोड़ा डीपली कि राजनीतिक समानता क्या होती है, आर्थिक समानता क्या होती है। तो राजनीतिक समानता क्या होती है? सबसे पहले सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना ही राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का भी अधिकार लाती है। जैसे राजनीतिक समानता का मुख्य कार्य ये होता है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त कराना, सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी सुविधाओं को लोगों तक उपलब्ध कराना ही समान रूप से राजनीतिक समानता के अंतर्गत आता है। अब राजनीतिक समानता से क्या अर्थ है? जैसे कि सरकार की तरफ से मिलने वाली जितनी भी समानता है वो आपकी राजनीतिक समानता के अंतर्गत आती है। जैसे कि मतदान करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, जितने भी सरकारी काम होते हैं, सरकारी पद प्राप्त करने का, ये सब आपकी किसके अंतर्गत आती है? राजनीतिक समानता के अंतर्गत। मतलब सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से आपको जो भी समान रूप से चीज़ें प्राप्त कराई जा रही है वो आपकी राजनीतिक समानता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता क्या होती है? आर्थिक समानता का लक्ष्य होता है धनी व निर्धन समूह के बीच की खाई को कम करना। जैसे कि अमीरी और गरीबी की जो खाई खड़ी हुई है आजकल के टाइम पर, उसको कम करना। यह सही है कि किसी भी समाज में धनी आमदनी की पूरी समानता शायद ही कभी विद्यमान नहीं रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। अब जैसे कि सरकार ने क्या करा है कि कोई भी व्यक्ति अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहता है या किसी प्रकार का लोन लेना चाहता है तो बैंक के थ्रू से ईजिली मिल जाता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है उसे लोन। तो सरकार मतलब क्या कर रही है, ऐसी न्यू न्यू पॉलिसीज ला रही है कि भाई आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके, कि लोगों में जो धनी और निर्धनी की खाई है ऐसा ना हो कि मतलब जो गरीब है मतलब और निर्धनी है, मतलब तो अमीर और गरीबी के बीच में जो खाई है उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या करा, पॉलिसीज निकाल दी गरीबों के लिए, या जो व्यक्ति है, जो निर्धनी व्यक्ति है उनके लिए पॉलिसीज निकाल दी, ताकि उनको भी एक अवसर मिले कि हाँ वो इस खाई को दूर कर सके, उनके लेवल पे आ सके। तो पूरी कोशिश ये रही है कि जो आर्थिक समानता की जो खाई है उसको कम किया जा सके। हालांकि भारत में इस पॉसिबिलिटीज़ की बहुत कम रही है, लेकिन प्रयास दिन पे दिन करते आ रहे हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे कि जो आर्थिक समानता की खाई है, जो निर्धनी और धनी की खाई है, इसको पूरी तरीके से कम किया जा सके। जैसे आर्थिक समानता वह समानता होती है जहाँ धनी और निर्धनी के बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसे हम आर्थिक समानता कहेंगे। आई होप कि आपको ये दोनों कंटेंट क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट, सामाजिक समानता क्या होती है? सामाजिक समानता, नाम से ही पता चल रहा है, सामाजिक समानता मतलब समाज में समानता। समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंची जात का, नीची जात का, धर्म का, लिंग का, जन्म का, स्थान का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आप तो अछूत हो, हम तो पंडित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक समानता। तो राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राज्य में समान अधिकार प्राप्त कराना, लेकिन सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? समाज में समान अधिकार प्राप्त कराना। तो चीज़ों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूर माना गया है, जो जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्ग और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी है और वो सामाजिक समानता के अधिकार में आती है। जैसे जहाँ लोगों को समान रूप से देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी प्रकार का भेदभाव ना करा जाए। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, पहनावे, संस्कृति, खान पान, जो भी उनकी कल्चर रही हो उसके आधार पर मतलब भेदभाव ना करा जाए। सामाजिक समानता में व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के मुकाबले समान रूप से देखा जाता है। ऐसा नहीं है उसको बुरी नज़रों से या घृणा की नज़रों से देखा जाए, तो वो सामाजिक समानता नहीं कहलाएगी। सामाजिक समानता तभी कहलाएगी जब व्यक्तियों को समाज में समान रूप से देखा जाए। ऐसा नहीं है। तो राजनीतिक समानता का भी यही कार्य होता है, लोगों को समाज में रहने वाले लोगों को एक नज़रिए से देखना। तो सामाजिक समानता का भी यही कार्य होता है, समाज में रहने वाले लोगों को एक रूप में रखना, एक कतार में रखना, तो वो आपकी सामाजिक समानता कहलाती है। आई होप कि आपको ये कंटेंट भी क्लियर हो गया हो। ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ लिया आता है समानता वाले चैप्टर से।
तो ये कंटेंट क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट, मार्क्सवाद और समाजवाद उदारवादी का क्या कहना है समानता को लेकर। अब जैसे कि अपनी अपनी लोगों की राय रही है समानता को लेकर, तो ऐसे हमारे पास मार्क्सवाद और समाजवाद उदारवादी 3 कैटेगरी है जिनका अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने इनके विचार हैं जो इन्होंने प्रकट करे समानता को लेकर। तो आइए समझते सबसे पहले मार्क्सवाद का क्या कहना है समानता को लेकर। तो मार्क्सवाद का कहना है कि आर्थिक संशोधनों पर ना जनता का नियंत्रण होना चाहिए। मतलब जितने भी आर्थिक या फाइनेंशियल जो आपके संशोधन है ना, जितने भी साधन है, उनको जनता पे सौंप देना चाहिए। जनता पे थोप दो या जनता के नियंत्रण पर छोड़ दो। तो आर्थिक संसाधनों से संबंधित फैसलों का निर्णय जनता पर छोड़ देना सही होगा। एवं मार्क्सवाद ज़्यादातर आर्थिक समानता पर जोर देता है। अब मार्क्सवाद का क्या कहना है कि जो फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी संसाधन है ना, उन पे जो राज्य सरकार या सरकार के जो निर्णय उनको हटाकर सीधा जनता में छोड़ दिया जाए, जनता के फैसले पर छोड़ दिया जाए कि जनता निर्णय करेगी कि आर्थिक संशोधनों को किन को बांटना है। तो ये मार्क्सवाद का कहना है। बहुत बार पेपर में ना ऐसा आपसे अंतर या डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि मार्क्सवाद समाजवाद या उदारवादी में डिफरेंस बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समाजवाद का क्या कहना है, देखिए समाजवाद का कहना है कि अगर पूर्ण रूप से संसाधनों को जनता के निर्णय पर छोड़ दिया जाएगा तो हो सकता है कि संसाधनों का दुरुपयोग हो, बिल्कुल चांसेस है। अब आप किस पूरी सरकार या राज्य सरकार से उनके हकों को छीन कर जनता में बांट दिया जाए, अगर जनता के भरोसे छोड़ दिया जाए तो मान ले समाज में हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है, तो संसाधनों का दुरुपयोग होने के भी पूरे चांसेस है। ये गारंटी नहीं है कि संसाधनों का सही उपयोग होगा। तो जनता के हाथ में आकर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनका संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं और सभी को बराबर ना मिल पाए। तो ये असमानता का कारण कहलाएगा और यह असमानता का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। अब समाजवाद का जो कहना है समानता को लेकर वह मार्क्सवाद से ज़्यादा अलग नहीं है, सिमिलैरिटी है। अब मार्क्सवाद कहता है कि आर्थिक संसाधनों को जनता पर छोड़ दो, लेकिन समाजवाद कैसा है कि जो संसाधन है उनको पूर्ण रूप से जनता में बांटने के लिए उनको जनता पर ही छोड़ दिया जाए, उनका निर्णय जनता पर छोड़ दिया जाए संसाधनों को। तो दोनों में सिमिलैरिटी है, बट लेकिन कुछ कुछ विचार है जो इनके अलग है। और समाजवाद का कहना है कि न्यायपूर्ण लोगों में बांटना चाहिए। अब जब लोग ही फैसला करने लग जाएंगे तो न्यायपूर्ण कैसे बटेंगे लोगों में। तो ये था समाजवाद का कहना। अब समझते उदारवादी का क्या कहना है समानता को लेकर। तो उदारवादी समानता को लेकर कहती है कि सभी संसाधनों को प्रतिस्पर्धा के द्वारा सभी वर्गों से योग्य व्यक्ति को बाहर निकालकर उन्हें संसाधनों को सौंप दिया जाए। अब उदारवादी क्या कह रही है कि जैसे कि कंपटीशन, भाई एक कंपटीशन कराया जाएगा और उस कंपटीशन में जो जो विजेता होंगे उनको चुनकर, जैसे कि 10 लोगों के बीच में कंपटीशन हुआ, 5 को सिलेक्ट कर लिया और 5 को वो अधिकार दे दिए जाएंगे, वो संसाधन सौंप दिए जाएंगे। तो ये तो गलत हुआ। मान लो कोई व्यक्ति हुआ जो उन रेस में नहीं जीत पाया या किसी कमी के कारण रह गया, तो वो तो हाथ धो बैठा अधिकारों से, तो ये तो उसके साथ अन्याय हुआ। ये तो मतलब कोई स्किल पर्सन को उठा लिया और जो एक मौके की तलाश में था वो पर्सन रह गया, तो ये गलत हुआ। तो उदारवादी समाज का कहना है कि समानता को लोगों की योग्यता के अनुसार बांट दिया जाए। तो अब देखा जैसे कि हर जो पर्सन होता है अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, तो अब जो अनस्किल्स पर्सन है, जो जिनके अंदर स्किल्स में डेवलपमेंट नहीं है, तो क्या उनके लिए वो जो अधिकार है वो नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब जो सरकार है, जो अभी के हिसाब से देखा जाए तो अधिकारों का जो संशोधन है, जो संसाधनों पर नियंत्रण है, वो सरकार का है। तो सरकार ये नहीं देखती कि अमीर को ही संसाधन देने हैं, स्किल्स पर्सन के लिए जॉब निकालनी है। सरकार तो हर किसी के लिए जॉब निकालती है, हर किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट जारी करती है, चाहे वो स्किल्स पर्सन हो चाहे अनस्किल्स पर्सन हो। तो उदारवादी का कहना है कि जो परफेक्ट पर्सन हो उसको ही अधिकार दिए जाए, जो अनलेस पर्सन हो उनको ना दिया जाए। तो ये भी असमानता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि उदारवादी के समानता के उदाहरण पर आप बताइए कि वो असमानता का कारण कैसे बनती है। तो मोस्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। उदारवादी समानता को लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा को कराकर उन्हें संसाधन देना ही या नहीं देना ही तय करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, असमानता क्या है, असमानता क्या होती है। बहुत ही इजी कंटेंट है, बहुत ही इजी कंटेंट है, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में 1 नंबर में 2 नंबर में मोस्टली पूछ लिया जाता है। समाज में लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, पहनावे, संस्कृति, खान पान, पहनावे, संस्कृति, कल्चर, उनके ट्रेंड के हिसाब से किसी प्रकार का भेदभाव करती है तो वो असमानता कहलाती है। चाहे वो सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, किसी प्रकार की असमानता हो, वो असमानता कहलाती है। भेदभाव करना किसी प्रकार का वो असमानता कहलाती है।
असमानताएं अनेक रूप की हो सकती हैं, जैसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जैसे कि मैंने ये बताया आपको, राजनीतिक रूप से। नेक्स्ट, असमानता की जड़ों को आज तक भारत से नहीं उखाड़ फेंका जा सका, चाहे वो धर्म को लेकर हो या जात पात को लेकर हो। असमानता सबसे बड़ा कारण रही है हमारे भारत की पिछड़ता में, क्योंकि असमानता के कारण ही भारत का विकास नहीं हो पाया है। चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, धर्म युद्ध को लेकर ले लो, धर्म से रिलेटेड कितनी असमानताएं हैं लोगों में, लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं। तो असमानता ही भारत में एकता का सबसे बड़ा अभाव रहा है। लोगों में असमानता इतनी फैल चुकी है कि वो इंसानियत का धर्म भी धीरे धीरे भूल चुके हैं। आजकल लोग सब अपना धर्म, अपना कल्चर, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो असमानता इतनी फैल चुकी है, कोई इंसानियत का धर्म नहीं जानता। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पर्सन कोई घायल है ये नहीं देख रहा है कि यार नहीं नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो अछूत है, ये तो भाई है नहीं, भाई मेरे को पाप चढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे देवी देवता बुरा मान जाएंगे। तो असमानता के कारण इंसानियत का जो धर्म है वो तो मनुष्य आजकल भूलता आ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, असमानता क्या होती है, तो आप बहुत ही ईजिली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्याय क्या है। अब न्याय वाले चैप्टर से आपसे मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि न्याय क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। 1 नंबर की डेफिनेशन भी पूछ सकता है या 3 से 4 नंबर में आपकी पूरी व्याख्या मांग सकता है। तो 1 नंबर में पूछे तो आप ये डेफिनेशन लिख कर आ जाना, या अगर आपसे 3 से 4 मार्क्स में पूछता है तो आप ये पूरा लिख सकते हैं परफॉर्मेट। तो सबसे पहले न्याय क्या होता है। न्याय का जो संबंध है वो हमारे जीवन से जुड़ा होता है, हमारे जीवन काल से जुड़ा होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर हमारा हक होता है या न्यायिक रूप से मिलना या प्राप्त कर लेना ही न्याय कहलाता है। ये तो हो गई आपकी 1 नंबर की डेफिनेशन। अब पेपर में पूछ लिया था कि उदाहरण देकर समझाओ या पॉइंट्स वाइज में समझाओ, तो ये उसके लिए न्याय हमें कई प्रकार से मिल सकता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से। जैसे अगर दूसरे शब्दों में न्याय को समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका हमें हर्जाना मिल जाए, वो इंसाफ कहलाता है, और इंसाफ ही हमारे लिए न्याय कहलाता है। न्याय हमें 4 प्रकार से मिलता है, जैसे कि मैंने ये बताया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से। नेक्स्ट, सही समय पर मिला हुआ इंसाफ ही न्याय कहलाता है, ना कि देरी से मिली हुई सहानुभूति। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी है एक कि सही समय पर मिला हुआ इंसाफ ही न्याय कहलाते हैं, ना कि देरी से मिली हुई सहानुभूति। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे कि देरी से मिला हुआ इंसाफ आपके लिए अंधेर बराबर। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है। नेक्स्ट, अगर भारत की न्याय प्रणाली सुधर जाए तो भारत में जुर्म और अन्याय को ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर भारत की न्याय प्रणाली सुधर जाए तो भारत से जुर्म भी खत्म हो जाएगा, अन्याय खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये न्याय वाला कंटेंट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में आने से पहले इसको जरूर देख कर जाना। ऑलमोस्ट चैप्टर मैंने इसी में वीडियो में कवर हो जाएंगे आपके। ये देखो, यही क्वेश्चन आ गया, न्याय में देरी होना बराबर अंधेर होना से आप क्या समझते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछ लेता है, तो उसका आंसर आपको रिप्लाई कैसे करना है ये देखिए। समाज में लोगों के साथ धर्म, जाति या पैसों के दम पर जो न्याय को खरीद लेते हैं, कहते हैं ना, काले कोट वाले न्याय को खरीद लेते हैं पैसों के दम पर, काले कोट वालों को। तो उन्हीं लोगों के कारण न्याय में मिलने में देरी हो जाती है, और यही होता है न्याय में देरी होना बराबर अंधेर होना। नेक्स्ट, सही समय पर मिला हुआ इंसाफ ही न्याय कहलाता है, ना कि देरी से मिली हुई सहानुभूति। नेक्स्ट, न्याय में देरी बराबर अंधेर दिन प्रतिदिन इस कारण बढ़ता जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आजकल जो मुजरिम होता है, जो निर्दोष व्यक्ति होता है, जब मुजरिम करार कर दिया जाता है तो भले ही उसकी गलती ना हो लेकिन उसको सजा मिल जाती है। तो क्यों हो रहा है? कानून, कहते हैं ना, कानून अंधा है, अंधा कानून। तो क्यों है? ये उसी कारण हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लोग आजकल कानून प्रणाली को पैसे से खरीद लेते हैं, इसीलिए कानून प्रणाली का भी सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी न्याय में देरी होना बराबर अंधेर होना को ख़त्म किया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है जिस कारण न्याय में भी अब अंधेरी होना शुरू हो गई है। न्याय अब काले कोट वालों को खरीदा जाने लगा है, इस कारण न्याय भी अब खरीदा जाने लगा है और न्याय में अंधेरी होने लगी है। न्याय बराबर अंधेर होना शुरू हो गया है। शुरू क्या मतलब बढ़ चुका है पूरा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, अधिकार क्या है एवं उसका अर्थ क्या है। अधिकार वाले चैप्टर से मोस्टली रिपीटेड ये क्वेश्चन है कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों की व्याख्या करो, अधिकार का अर्थ क्या होता है। तो 1 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में पूछ लिया आता है। आइए समझते हैं इसको क्या कहते हैं।
किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति की कानून सम्मत, संविदा सम्मत सुविधा एवं दावा विशेष अधिकार को अधिकार कहते हैं। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाओं अधिकारों की रक्षा करती है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहाँ कानून अधिकारों को मान्यता देता है तो वहाँ इन्हें लागू करने और इनकी अवहेलना पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। ये तो हुआ आपका अधिकार। अब अधिकार का अर्थ, समाज की या मानव की वह मांगे जो सही हो सरकार के नज़रिए से, वह अधिकार बन जाती है लोगों के लिए। जो मांगे आपकी सही हो सरकार से, जब लार्ज क्वांटिटी में जब लोग मोर्चा निकालते हैं कि हमें ये अधिकार चाहिए, ये पॉलिसी निकालो, ये योजना निकालो, तो वो आपके अधिकार में जुड़ जाती है, अगर मांगे सही हो तो। नेक्स्ट, समाज में स्वीकृति मिलने बिना मांगे अधिकार का रूप नहीं ले सकती है। जब तक समाज की स्वीकृति नहीं होगी तब तक मांगे अधिकार का रूप नहीं ले सकती। जब आप एक व्यक्ति तो खड़ा होकर पार्लियामेंट में नहीं आ सकता ना कि हाँ मेरे को ये अधिकार चाहिए, ऐसे हर इंसान पूछने लग गया कि हाँ जी मेरे को आज ये अधिकार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो समाज की जब स्वीकृति मिल जाती है, हाँ पूरा समाज होता है, जब समाज की एक डोर बन जाती है कि हाँ हमें ये अधिकार चाहिए लोगों के हित के लिए, जब एक समाज मांग करता है कि हाँ लोगों के हित के लिए मुझे ये अधिकार चाहिए, तो वो मांगे अधिकार बन जाती है। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की व्याख्या करते हुए उनकी अहम भूमिका को समझाइए। अब मानव अधिकारों की व्याख्या करते हुए उनकी अहम भूमिका, कि अब मानव अधिकार तो बन गए लेकिन उनकी भूमिका क्या है, उनका हमारे जीवन में महत्व क्या है, तो आइए समझते हैं। स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल और टिकाऊ विकास का अधिकार। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार का दावा। नेक्स्ट, महिला सुरक्षा का अधिकार एवं समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था एवं सुरक्षा का अधिकार। बच्चों के खाद्य पदार्थ संरक्षण एवं शिक्षा का अधिकार। सुदृढ़ जीवन यापन करने के लिए आवश्यक स्थितियों का अधिकार। ये तो वो मानव के अधिकार। अब इनकी अहम भूमिका क्या है? अब ये सब अधिकार नहीं होंगे हमारे पास, स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल नहीं होगा, टिकाऊ विकास की राह नहीं होगी, तो इन अधिकारों को क्या मतलब, तो मानव अधिकार कहलाएंगे क्या? तो सूचना का अधिकार होना चाहिए, कहीं भी कोई क्राइम हो रहा हो, चाहे गलत काम हो रहा हो, तो हम सूचना दे सके तो उसका अधिकार होना चाहिए। महिला के सुरक्षा के लिए अधिकार होने चाहिए। समाज में जो पीड़ित लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके रहन सहन खान पान के लिए उनके लिए अधिकार। तो ये बहुत ही अधिकार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे छोटी जात वाला हो, चाहे नीची जात वाला हो, या पिछड़ित लोग हो या दलित कुचलित लोग हो, मानव अधिकार सबके लिए समान है, सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं उनके जीवन में। नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। नागरिक के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करें। अब नागरिक है तो नागरिक के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करना है आपको। जैसे कि पहला, वे अधिकार जो सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से मिलते हैं वो राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें, धर्म प्रचार करने का अधिकार। ये आपके राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हैं, सरकार की तरफ से आपको छूट है, या मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि कोई ऐसा धर्म को लेकर नहीं है कि हाँ राजनीतिक अधिकार एक ही धर्म को मिले हुए दूसरे धर्म को ना दिए गए हों, तो ऐसा नहीं है। ये आपके राजनीतिक अधिकार है जो नागरिकों के हित के लिए बनाए गए हैं। ये नागरिक के हिसाब से 4 राजनीतिक अधिकार हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है कि नागरिकों के हिसाब से या नागरिकों के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करें, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नागरिक और नागरिकता से क्या अभिप्राय है? ये भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके जो नागरिकता वाला चैप्टर है उसमें मोस्टली पूछ लिया जाता है कि नागरिक क्या होता है और नागरिकता कौन होती है। तो आइए समझते हैं नागरिक और नागरिकता क्या होती है। सामान्य भाषा में अगर नागरिकता को समझा जाए नागरिक को समझा जाए तो कहा जा सकता है कि वह हर व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हो, देश में रहने वाला हो, मतदान करता हो, वह एक नागरिक कहलाता है, एक जिम्मेदार नागरिक कहलाता है। एक जिम्मेदार नागरिक होता कौन है? जो अपना काम सही समय पर करता हो, देश में अपना कंट्रीब्यूट करता हो, मतदान करता हो, अवेयर रहता हो, वो एक जिम्मेदार नागरिक और एक देश का नागरिक कहलाएगा। एक देश में रहने वाला एक व्यक्ति वो उस देश का नागरिक कहलाता है। अब नागरिकता क्या है? एवं उसे मिले हुए अधिकार, उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की अनुमति होना, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता होना, स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकारों का होना, ये उसकी नागरिकता कहलाती है। ये उसकी नागरिकता होने का प्रमाण देती है, जिसे हम नागरिकता कहते हैं।
अधिकतर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान, आस्था, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल करते हैं, जो नागरिक को नागरिकता होने का प्रमाण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। अब किसी भी देश की नागरिकता, कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल मिल गया भाई, तो ग्रीन सिग्नल कैसे मिलता है? तो नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके हैं, या तो शादी के द्वारा, विवाह के द्वारा, या नौकरी के द्वारा। या आप मान लीजिए वीज़ा के तौर पर या किसी कंट्री में आते हैं तो आप वहाँ मैरिड कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं, मैरिड कपल हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको नागरिकता मिल जाती है उस देश की। तो और जॉब के ज़रिए, जब आप कहीं किसी कंट्री में आकर कहीं जॉब करते हो, तो जब आपकी सैलरी स्लिप वगैरह एटसेट्रा जो भी बनती है, या अकॉर्डिंग जो भी होता है उनके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, तो आप तब भी आपको नागरिकता मिल जाती है। तो ये दो कारण हैं जिनके कारण आपको नागरिकता मिल सकती है किसी भी देश की, विवाह के द्वारा या नौकरी के द्वारा। आइए इनको समझते हैं डीपली। नहीं सॉरी, ये इतना ही था, मतलब दो कारणों का आपको उल्लेख करना था कि नागरिकता कैसे मिल सकती है, विवाह के द्वारा या नौकरी के द्वारा। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। विवाह के द्वारा, सपोज दैट आप किसी कंट्री में गए, या किसी कंट्री में गए वीज़ा के तौर पर या कहीं काम करने, या सपोज दैट, तो वहाँ आपको किसी के साथ अपने कोई लड़की मिली, या समथिंग कुछ भी, आपका कोई पार्टनर या कोई जान पहचान के कुछ भी मिल गए, या नागरिकता लेने के लिए आपने उनसे शादी कर ली, मैरिड हो गए, मैरिज कर ली, तो उस सिचुएशन में आपको नागरिकता मिल सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि विवाह के द्वारा कैसे मिल सकती है और नौकरी के द्वारा कैसे मिल सकती है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो या किसी अदर कंट्री में जाकर, बाहर जाकर आप काम करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको नौकरी के ज़रिए नागरिकता मिल जाती है। क्योंकि अब वीज़े के तौर पे तो आप काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह सकते ना, तो वीज़ा आपका 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए होता है। लेकिन आपको लंबे समय तक रहना है या आपको वहीं पर सेटल हो जाना है, तो नौकरी या शादी के द्वारा आपको नागरिकता किसी भी देश की मिल सकती है। अब किसी देश के अपने कानून या अपनी पॉलिसीज़ हो सकती हैं कि आपको नागरिकता ना मिले, बट मोस्टली चांसेस होते हैं आपको शादी और नौकरी के द्वारा नागरिकता किसी भी देश की मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे नहीं आएगा कि डीपली एक्सप्लेन करो, आपसे कारण पूछेगा, 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछ सकता है कि उल्लेख करो वो 2 कारण कौन से जिनसे नागरिकता मिल सकती है। तो और इससे एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नागरिकता खो जाने के 2 कारण बताओ। तो आप ये बता सकते हो, जब कोई व्यक्ति जब देशद्रोह में निकाल दिया जाता है, तो उसकी नागरिकता चली आती है, या वो ऐसा काम कर देता है देश के खिलाफ जहाँ देश को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति है, मान ले जब कहते हैं तड़ी पार कर दिया जाता है, तो ऐसी देश से भी निकाला दे दिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति देशद्रोही हो जाता है या देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करता है, तो उस सिचुएशन में आप जो उसकी नागरिकता होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बन के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र और राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? ये आपका जो राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है उससे मोस्टली रिलेटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछ ले आता है। आइए इसको समझते हैं। ये कंटेंट मैंने डीपली एक्सप्लेन करा था। एक राष्ट्र भाषा, इतिहास, जातीयता, संस्कृति या समाज जैसी साझा विशेषताओं के संयोजन के आधारित पर गठित लोगों का एक समुदाय कहलाता है, जो राष्ट्र कहलाता है। एक राष्ट्र इस प्रकार उन विशेषताओं द्वारा परिभाषित लोग एक समूह की सामूहिक पहचान होता है, जैसे भारत एक विशाल राष्ट्र देश है। अब राष्ट्रवाद किसे कहेंगे? राष्ट्रवाद हम उसे कहेंगे जैसे राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति की भावना। अब जैसे नागरिक और नागरिकता हमने समझा था ना कि नागरिक किसे कहेंगे, तो नागरिक हो गया यहाँ पर राष्ट्र, और नागरिकता हो गई राष्ट्रवाद। अब नागरिक के पास क्या क्या है? भाषा, इतिहास, जातीयता, संस्कृति, और नागरिकता के पास क्या क्या आ गई? उसकी जो पहचान है, राष्ट्रीय ध्वज है, देशभक्ति की भावना है, ये हो गई राष्ट्र और ये हो गई राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद में आपका क्या क्या क्या? राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति की भावना, देश के लिए बलिदान, देश के लिए निष्ठा, कर्तव्यपूर्ण होना, और दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड तो भारतीय राष्ट्रवाद की एक अहम पहचान है। तो ये राष्ट्रवाद हो गया आपका। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद पिछली 2 शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सामूहिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभर कर आया है जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। नेक्स्ट, इसने अत्याचारी शासन से आज़ादी दिलाने में मदद करी है, तो ये साथ ही विरोध और कटुता की युद्धों की वजह भी रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये जो आपका धर्मनिरपेक्षता वाला चैप्टर है, सिक्योरिज्म वाला, मोस्टली पेपर में रिपीटेड है क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। हमारे टाइम पे भी आ रखा था, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इस चैप्टर को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
तो इसका अर्थ है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। मतलब धर्म को भाई हटा दो, अलग कर दो, सेपरेट कर दो बिल्कुल। मतलब किसी भी काम में ना धर्म को नहीं लाना है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो। यहाँ पर फुल एकदम आपको प्योर इंसानियत दिखानी है, तो वो आपकी धर्मनिरपेक्षता कहलाएगी। धर्म को विशुद्ध रूप से कोई व्यक्तिगत मामला नहीं माना जाता है, लेकिन माना जाता है अर्थात धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। नेक्स्ट, बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को अपना धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता होना। अर्थात जब राज्य धर्म को लेकर भेदभाव ना करे, वो धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आता है। बिना धर्म के सारे अपने मुकाम को हासिल कर लेना ही और धर्म का इस्तेमाल ना करना अपने लाभ के लिए, वो धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। शांतिपूर्ण और सभी धर्मों के बीच एकता को बनाए रखना धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। बिल्कुल इजी कंटेंट है, इजी टॉपिक है। आई होप ये आपको कंटेंट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय मॉडल या भारतीय अवधारणाएं क्या है, आइए इसको समझते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता है। अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आज़ादी देता है। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है भारत किसी एक धर्म को मतलब सर्वश्रेष्ठ ठहराता हो या किसी एक धर्म को ज़्यादा मतलब बल देता हो किसी एक धर्म पर, या कहते हैं ना मतलब किसी एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता हो। ऐसा नहीं है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। सबके लिए एक समान धर्म है, सबके लिए एक तरह के कानून है, चाहे बाहर से आया चाहे देश का रहने वाला हो। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंधी बना सकता है। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समान सर्वोपरि है। समानता का अधिकार, शिक्षा अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करने का धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय मॉडल आग्रह करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्या खोजने का अधिकार दे रखा है तथा राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के दौरान 1976 के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया था कि धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय अवधारणा या मॉडल जो भी है किसी एक धर्म पर बल नहीं देता है, बल्कि भारत के लिए सभी संस्कृति समान है। धर्मनिरपेक्षता जैसी कोई बात नहीं है। भारत जब भी लोगों के सामाजिक कल्याण या समाज से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो भारत बिल्कुल भी किसी भी धर्म के साथ नहीं होता है। वो एक इंसानियत, जैसे इंसानियत का धर्म होता है किसी भी धर्मों से ऊपर होता है, तो भारत के लिए किसी धर्म के लिए कोई एक ऐसी जगह नहीं है जैसे स्पेशल पावर हो कि हाँ इसी धर्म को स्पेशल पावर दे दें। तो मतलब जब भी सामाजिक कल्याण की बात आती है तो भारत बिल्कुल एकदम अलग होकर सोचता है, किसी भी धर्म के फेवर में नहीं सोचता है कि हाँ इसको ज़्यादा लिबर्टी फ्रीडम देनी है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना है। ऐसा नहीं, सामाजिक कल्याण की बात हुई है तो समाज के बारे में सोचा जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदू के बारे में ज़्यादा सोचा है और मुस्लिम के बारे में कम सोचा जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक इम्पोर्टेंट नोट, इस वीडियो में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, वो आपको सभी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिए जाएंगे। आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैप्टर के। मैंने पॉलिटिकल सिलेबस ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।